हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आने वाले तृतीय प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट को प्रारंभ करने वाले हैं। 10वीं यूनिट किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है भूगर्भ शास्त्र से। इसीलिए तो आपके सिलेबस में सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ है कि आपको भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा का पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके महत्व का पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस यूनिट में जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है वह भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषयों का ही दिया गया है। अर्थात भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी को आपके सिलेबस में समाहित किया गया है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस को देख लेंगे कि आखिर आयोग ने सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम इस यूनिट को प्रारंभ करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि जो आयोग ने आपको सिलेबस दे रखा है भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत वह थोड़ा सा अव्यवस्थित है। कैसा है? अव्यवस्थित है। उसको हम व्यवस्थित बनाएंगे और उसके अनुसार ही उसकी तैयारी करेंगे। तो यहां पर मैं जब सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो सिलेबस डिस्कशन के साथ ही ये चीजें आपको बता दूंगा कि किस चीज के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करना है। क्योंकि जब आप इसका सिलेबस देखेंगे आपको कुछ यूं दिख ही रहा होगा, तो इसमें कुछ टॉपिक आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि ये तो हम प्रथम प्रश्न पत्र में भी पढ़ चुके हैं, ये तो हम तृतीय प्रश्न पत्र की जो एनर्जी वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। तो फिर आखिर हमें ये यहां क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या जो हमने वहां पर पढ़ा है उसका उपयोग यहां पर हो जाएगा? तो इन चीजों को हम सिलेबस डिस्कशन के अंतर्गत ही समझेंगे और फिर आगे बढ़कर उन टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि आयोग ने आपके सिलेबस में किन किन बिंदुओं को समाहित किया है। पहला बिंदु, पहले टॉपिक के अंतर्गत आपसे कहा गया है कि आपको भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा का पता होना चाहिए कि भूगर्भ शास्त्र क्या कहलाता है, साथ ही साथ उसका महत्व किन किन क्षेत्रों में है और किस तरीके से है, इस सभी का आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है इसका महत्व अन्य यूनिटों के बराबर भी है। ये जो सिलेबस आपका दिया गया है इस संपूर्ण सिलेबस से आपके 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 11 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा। अर्थात इसमें जो शब्द सीमा है 3 नंबर के प्रश्नों में शब्द सीमा 10 शब्द या 1 लाइन है, और जो 5 नंबर के प्रश्न है वहां पर 50 शब्द या 60 शब्द में आपको आंसर लिखने हैं, और जो 11 नंबर का प्रश्न होगा उसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। अर्थात इस संपूर्ण यूनिट में से आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने हैं। क्लियर हुआ? चलिए सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या कहता है? पहला टॉपिक कहता है कि आपको भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा का पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके महत्व का पता होना चाहिए। इसी वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक को या इस बिंदु को कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटा सा है जिसमें हम भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा को देखेंगे और साथ ही साथ उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। दूसरे में दिया गया है पृथ्वी। दूसरा टॉपिक किससे संबंधित है? पृथ्वी से। पृथ्वी के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आपको भूपर्पटी, मेंटल और कोर, अर्थात जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका विस्तार तरीके से अध्ययन करना है। उसके बाद स्थल मंडल, जलमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु का आपको अध्ययन करना है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल को यदि आप विस्तृत रूप से देखते हैं तो स्थल मंडल के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना होता है। स्थल मंडल के अंतर्गत आपको पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, पृथ्वी की आयु क्या है या इसमें जो चट्टानों का क्रम निर्मित हुआ है वह किस तरीके से हुआ है, साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के बहिर्वर्ती क्षेत्र में जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां या मरुस्थल, इन सभी का अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ यहां पर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, हिमस्खलन, इनका भी अध्ययन आपको स्थल मंडल के अंतर्गत ही करना होता है। लेकिन आप यदि इसकी बात करें स्थल मंडल की तो इसको तोड़कर आपके सिलेबस में यहां पर दे दिया गया। जैसे यहां पर भूगर्भ शास्त्र जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसके अंतर्गत आप भूपर्पटी, मेंटल और कोर का अध्ययन करते हैं वो अलग से दे दिया गया है। उसी तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु को अलग से दे दिया गया है। उसी तरीके से जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आयु का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के कालों का अध्ययन किया जाता है, उसको अलग टॉपिक में दे दिया गया है। उसी के अंतर्गत जो सेलें पाई जाती हैं पृथ्वी की उनको अलग से दे दिया गया है जिसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेलों का अध्ययन करना होता है।
तो जो स्थल मंडल के अंतर्गत आने वाले पार्ट हैं, यदि ये मुख्य रूप से यहां पर नहीं दर्शाते तब भी आपको स्थल मंडल के अंतर्गत इनका अध्ययन करना होता है, लेकिन आयोग ने इन्हें स्पष्ट तौर पर दिया है, इसलिए इन्हें हम पर्टिकुलर तरीके से अलग से थोड़ा सा अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको पृथ्वी के अंतर्गत भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु का अध्ययन करना है। अगला टॉपिक जो दिया है इसमें आपको भूवैज्ञानिक समय सारणी का अध्ययन करना है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, हमने देखा कैसे हुई। फिर उसके बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे किस तरीके से विभिन्न चट्टानों ने जन्म लिया, विभिन्न वनस्पतियों ने जन्म लिया, विभिन्न जीवों ने जन्म लिया और किस तरीके से उनका विकास हुआ, कितने कल्पों में उनका विकास कब कब हुआ, कैसे पृथ्वी ठंडी हुई, कैसे पृथ्वी फिर से गर्म हुई, इस सभी का अध्ययन आपको भूवैज्ञानिक समय सारणी के अंतर्गत करना होता है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर जो पृथ्वी के सेल हैं, चट्टान हैं, उनका अध्ययन, उनकी परिभाषा, साथ ही साथ किन किन की आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जो चट्टानें हैं उनकी विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करते हुए उनका अध्ययन करना है। आगे अगला टॉपिक है जिसमें आपको खनिज और अयस्क का अध्ययन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि खनिज और अयस्क का अध्ययन तो हम प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा में जो भूगोल वाला विषय था उसके अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा वहां पर हमने खनिज और अयस्क के विषय में क्या पढ़ा था कि इस खनिज की उत्पत्ति कहां पर होती है, साथ ही साथ हमने यह देखा था कि यह खनिज किस किस राज्य में पाया जाता है और कितने प्रकार का होता है और किस में इसका उपयोग होता है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम खनिज यह किस प्रकार का है, धात्विक है या अधात्विक है, साथ ही साथ यह खनिज का अयस्क कौन सा है, तो इस खनिज और उसके अयस्कों का अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत थर्ड पेपर की 10वीं यूनिट के अंतर्गत करना है। फिर एक ऊर्जा वाला टॉपिक है आपके तृतीय प्रश्न पत्र में, जिसमें आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करना है। वहां पे जब आप सिलेबस का अध्ययन करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की परिभाषा के बाद वहां पर लिखा हुआ है कि आपको इनके उदाहरण के साथ साथ परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर का अध्ययन करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने को बोला गया है। लेकिन पूरे सिलेबस में आप देखेंगे तो वहां पर कहीं भी जो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत जीवाश्म ऊर्जा संसाधन है उनके अध्ययन की बात नहीं कही गई है। हाँ, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो ऊर्जा संसाधन है उनका अध्ययन आप प्रश्न पत्र 1 के खंड बा के अंतर्गत जरूर करते हैं, लेकिन जो भारत के अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा संसाधन आते हैं जिसमें जीवाश्म ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला, प्राकृतिक गैसें और तेल का अध्ययन करना होता है, उसको आप कहीं भी अध्ययन नहीं करते हैं। तो उसका अध्ययन कहां करना है? उसका अध्ययन आपको 10वीं यूनिट के अंतर्गत करना है। यहां पर जो जीवाश्म लिखा हुआ है आपको यहां पर जीवाश्म की परिभाषा पढ़नी है, जीवाश्म का उपयोग किस तरीके से होता है, साथ ही साथ जीवाश्म के तहत कौन कौन से ऊर्जा संसाधन उत्पन्न होते हैं या क्या क्या आता है उसका अध्ययन करना है। यहीं पर आपको जो प्राकृतिक कोयला है उसका अध्ययन करना है, साथ ही साथ प्राकृतिक तेल और गैसें जो किसके अंतर्गत आती हैं? जो आती हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही। तो इन दोनों का ही आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके बाद अवक्षय और अपरदन। पृथ्वी पर लगने वाले अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण बहुत सारी ऐसी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं जो अवक्षय और अपरदन का परिणाम होती है। तो अवक्षय अपरदन की परिभाषा जब हम स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे तो स्थल मंडल के अंतर्गत ही जब हम अंतर्जात और बहिर्जात बल पढ़ेंगे तो उसमें अवक्षय और अपरदन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही साथ अवक्षय और अपरदन के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है इसका अध्ययन भी हम स्थल मंडल के अंतर्गत करेंगे। मृदा निर्माण की बात करें तो मृदा से संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी हमने प्रथम प्रश्न पत्र के खंडवा भूगोल के अंतर्गत पढ़ी है, लेकिन मृदा का वास्तव में निर्माण किस तरीके से होता है उसका अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ जो भूमिगत जल है उसकी क्या उपयोगिता होती है, उसका क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? 10वीं यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को यह सिलेबस बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि 10वीं यूनिट के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को हमें किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। भले ही इन टॉपिकों के सब टॉपिक या इन्हीं टॉपिकों को कहीं और भी लिखा गया है, लेकिन
वहां पर किसी और चीज का अध्ययन करना है और यहां पर किसी और चीज का अध्ययन करना है। आप जब देखेंगे भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और उसके महत्व में, तो महत्व में आपको पता चल जाएगा कि इन चीजों का उपयोग कहां कहां पर हो रहा है और किस तरीके से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप परिभाषा का अध्ययन करेंगे तो परिभाषा के अंतर्गत आपको यह पता चल जाएगा कि आपको भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों, जितना भी आपका सिलेबस में दिया गया है ये सभी का सभी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत ही आता है और उसके अंतर्गत हमें इसका अध्ययन करना होता है। तो क्लियर है, जो 10वीं यूनिट है उसका नाम क्या है, भूगर्भ शास्त्र है, और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं हमें 10वीं यूनिट के अंतर्गत उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ध्यान रखिए, एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो शब्द सीमा है वो निश्चित कर दी गई है, क्योंकि शब्द सीमा जो है वह 10 शब्द, 50 शब्द और 200 शब्दों में है। इससे बड़ा प्रश्न तो बन नहीं सकता। और प्रश्न चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं 200 शब्दों में पूछा जाऊंगा, मुझे 50 शब्दों में पूछा जाएगा और मुझे 10 शब्दों में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आप देखकर ही समझ जाएंगे कि यह प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है। और आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कब, जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका डिटेल पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि उनका आप अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो आप जैसे ही सिलेबस को पढ़ेंगे आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न 3 नंबर में बनने की उम्मीद है, किस प्रश्न की 5 नंबर में बनने की उम्मीद है और किस प्रश्न की 11 नंबर में बनने की उम्मीद है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा कि हमें आखिर क्या क्या अध्ययन करना है। चलिए, तो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम भूगर्भ शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। भूगर्भ शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जियोलॉजी कहा जाता है। समझते हैं इसको, अर्थ क्या होगा इसका, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जियोलॉजी कहा जाता है। और जो जियोलॉजी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो वह ग्रीक भाषा का शब्द है, आपको ध्यान रखना है। जियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से, एक बना हुआ है जियो और एक बना हुआ है लॉजी। जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी का अध्ययन किया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी है वह 2 शब्दों से, ध्यान रखिए मेंस में नहीं पढ़ा था, हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था यहां पर कि जो ज्योग्राफी होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफी, और जियो और ग्राफी का अध्ययन ही होता है पृथ्वी का अध्ययन। इसी तरीके से जो जियोलॉजी होता है, लॉजी का भी अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना होता है, और जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। अर्थात यदि हम जियोलॉजी के अंतर्गत बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, जियोलॉजी कहलाएगा, भूगर्भ शास्त्र कहलाएगा। लेकिन यदि हम इसके हिंदी अर्थ को सही तरीके से जाने तो हिंदी अर्थ में आप देखिए यहां पर लिखा है भू मतलब होता है पृथ्वी, गर्भ मतलब होता है उसके गर्भ में, उसके अंदर में, उसका ये क्या है, शास्त्र है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन है। क्लियर हुआ, पृथ्वी के गर्भ का विस्तार पूर्वक अध्ययन क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। तो इसी तरीके से आपको दोनों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ क्या होता है और जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो जियोलॉजी है वह किस भाषा का शब्द है। क्लियर है, दोनों आधार पर हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो क्लियर हुआ, हिंदी में यदि हम परिभाषा को देखें तो भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1473 में रिचर्ड डी बरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रिचर्ड डी बरी के द्वारा। ये शब्द आपको ध्यान रखने 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि जियोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था, साथ ही साथ जियोलॉजी शब्द को व्यवहारिक रूप कब और किसके द्वारा दिया गया था। तो इसको व्यवहारिक रूप 1600 ईस्वी में यूलिसिस अल्ड्रोबेंडा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, यूलिसिस अल्ड्रोबेंडा के द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। अब ये तो सभी को पता होगा कि जो भूगोल विषय है उसे एक विषय के रूप में उसका अध्ययन करना 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है, चलिए ये तो छोटी मोटी बातें हैं, किताबों में मिल जाती हैं, हम तो अपने भूगर्भ शास्त्र की बात कर लेते हैं।
तो क्लियर हुआ। भूगर्भ शास्त्र का यदि आपसे अर्थ पूछा जाए तो भूगर्भ शास्त्र को अंग्रेजी में जियोलॉजी कहा जाता है और जियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस लॉजी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। परंतु यदि हम हिंदी अर्थ की बात करें तो भूगर्भ शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भूगर्भ प्लस शास्त्र, अर्थात पृथ्वी के गर्भ का शास्त्र, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। जियोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग 1473 में रिचर्ड डी बरी द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इसे व्यवहारिक रूप 1600 ईस्वी में यूलिसिस अल्ड्रोबेंडा द्वारा दिया गया था। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। अर्थ तो हमने जान लिया, अब जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। तो ग्रोट जिंगर तथा जॉर्डन के अनुसार इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा, ध्यान रखिए किसकी शाखा है, पृथ्वी विज्ञान की शाखा है। तो पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के जो पृथ्वी ग्रह है उसके सभी पहलुओं से मतलब वह कब से उसका कब जन्म हुआ था, किस तरीके से उसका विकास हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, अर्थात उसके इतिहास, उसके संयोजन, उसकी आंतरिक संरचना, उसके लक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको इस परिभाषा को पूर्ण रूप देना है। क्या देना है कि यह पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सभी पहलुओं से मतलब इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका संयोजन किस तरीके से हुआ है, इसकी आंतरिक संरचना किस तरीके से है, साथ ही साथ इसके लक्षण क्या क्या है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो भूविज्ञान या भौमिकी वह विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी के निर्माण करने वाले सेलों, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे सेल, भूपर्पटी और स्थल रूपों का विकास होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। क्लियर हुआ। परिभाषा बिल्कुल सी सरल है, सीधे से शब्दों में आप समझ लेना कि पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत खनिज शास्त्र आता है, इसीलिए आपको खनिज और अयस्क का अध्ययन करना है। इसके साथ ही इसका तलछट विज्ञान आता है, इसीलिए इसकी जो भी स्थलाकृतियां हैं आपको उसका अध्ययन करना होता है। इसके साथ भू का मापन आता है, इसीलिए आप भूमापन के अंतर्गत पृथ्वी की आयु वगैरह का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ खनन इंजीनियरिंग आती है, इसीलिए आपको इसकी तलछटी का अध्ययन डिटेल में करना होता है, खनिजों का अध्ययन डिटेल में करना होता है कि कहां पर हम खनन ज्यादा कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते। साथ ही साथ खनन किसका किया जाता है, खनन जो हमारे खनिज होते हैं उनका किया जाता है। और ध्यान रखिए जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिसके अंतर्गत कोयला आता है, जिसके अंतर्गत आपकी तेल आते हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैसें आती हैं, उन्हीं का तो हम क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनका भी अध्ययन करना होता है। क्लियर हुआ कि आपके सिलेबस में ये चीजें क्यों जोड़ी गई हैं और इसकी परिभाषा क्या कहती है। तो इस तरीके से यदि आपसे भू गर्भशास्त्र का अर्थ पूछा जाए तो अंग्रेजी में ग्रीक भाषा का जो अर्थ है जियोलॉजी, उसके आधार पर भी बता सकते हैं, हिंदी के अर्थ पर भी बता सकते हैं। साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी दो आधारों पर आप लिख सकते हैं। यदि इसके अंतर्गत आने वाले विषय आपसे पूछे जाते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भूगर्भ शास्त्र का महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, भूगर्भ शास्त्र के महत्व को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप परिभाषा को सही तरीके से समझ गए होंगे तो आप इसके महत्व को भी समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत हम किस किस चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जीव का विकास है वह किस तरीके से हो रहा था। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो बाहरी संरचना है उसका निर्माण कैसे हुआ, ये जो चट्टानें हैं इनकी प्रकृति क्या है, इनका निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, या इनका निर्माण किस तरीके से हो रहा था, इन चट्टानों की विशेषता क्या थी। तो जब आप इन सभी का अध्ययन करते हैं तो आप विभिन्न क्षेत्रों में इसके महत्व को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको यदि खनिज संसाधनों का पता लगाना है तो आप उनका पता भी इसके माध्यम से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर खनन करना है तो आप उनका खनन, आपको पता चल जाएगा कि किस मात्रा में यहां पर खनन करने से यह प्राकृतिक आपदा का रूप धारण नहीं करेगी या पृथ्वी को क्षति नहीं पहुंचेगी।
तो आप खनन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप मानव के विकास में इसका किस तरीके से उपयोग होगा इसका भी, इसके माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप और भी तरीके से, जैसे कि बांधों का निर्माण कहां पर किया जाना चाहिए, कहां पर नहीं किया जाना चाहिए, भूकंप किन स्थानों पर आ सकता है, किन स्थानों पर नहीं आ सकता है, ज्वालामुखी का प्रभाव कितना पड़ सकता है, कितना नहीं पड़ सकता, जो सुनामी आ रही है वह कितने प्रकार से, कितने भयानक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, कितना नहीं पहुंचा सकती, इन सभी का समग्र रूप से अध्ययन आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, भूगर्भ शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात इसका महत्व किसी एक क्षेत्र में ना होकर विभिन्न क्षेत्रों में है। जिस तरीके से भूगोल का महत्व विभिन्न विषयों में होता है, उसी तरीके से भूगर्भ शास्त्र भी भूगोल की क्या होती है, रीढ़ होती है, जिसका भी उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। चलिए इसके महत्व को एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में किस तरीके से, देखिए जब आप भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है वह किस तरीके से हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह किस तरीके से हुई है, कहां पर तलछट बहुत कमजोर है, कहां पर भूपर्पटी बहुत मजबूत है। तो आपको इससे यह पता चल जाएगा कि कहां पर जो प्लेटें हैं वह एक दूसरे से दूरी की ओर जा रही हैं और कहां पर ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, अर्थात कहां पर ये टकराएंगी और कहां से ये दूर जा रही हैं। जब इनका आप अध्ययन कर लेंगे तो अध्ययन करने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि किन किन स्थानों पर मोड़दार बलित, नवीन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है और कहां पर अपशिष्ट पर्वत हैं, कहां पर बार बार ज्वालामुखी आ रही हैं, कहां पर सुनामी आ रही हैं। और जब इन सभी का अध्ययन आप विस्तार तरीके से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन स्थानों पर भूकंप आ सकता है, अर्थात भूकंप का पूर्व अनुमान लगाने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भूकंप कहां पर आने वाला है और लोगों को आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर लेंगे। साथ ही साथ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का निर्धारण करने में कि कहां पर बारिश होने की संभावना ज्यादा है, कहां पर बाढ़ की संभावना बन सकती है, कहां पर बाढ़ से लोगों को नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसका भी आप निर्धारण भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान, जब आप भूगर्भ शास्त्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहां पर टकरा रही हैं ये प्लेटें, तो उससे कहां पर पर्पटी कमजोर है, कहां पर पर्पटी जो है वह मजबूत है। तो इसके माध्यम से आपको जो भूस्खलन है उसकी अवस्था का भी पता लग जाएगा और उन क्षेत्रों का आप निर्धारण कर सकेंगे और वहां से लोगों को जो बसावट है वो कम कर सकेंगे ताकि लोगों को जान माल की हानि ज्यादा ना हो। जल संसाधन के प्रबंधन में, जब आप भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता होगा कि कहां पर बारिश ज्यादा होने वाली है, कहां पर कम होने वाली है, कहां पर हम जल का संग्रहण कर सकते हैं, कहां का जल व्यर्थ चला जाएगा। इसके आधार पर आप जल का अन्वेषण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और उसका उपयोगिता पर बल दे सकते हैं। साथ ही साथ जल दोहन हेतु परिस्थितिकी का ज्ञान करने में भी भूगर्भ शास्त्र का बहुत महत्व है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में। तो ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में भी इसका बहुत उपयोग है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जो जीवाश्म ऊर्जा संसाधन है उनका आपको पता रहता है कि कहां पर कोयले की उत्पत्ति ज्यादा होती है, कोयले का निर्माण किस तरीके से हुआ है, कहां पर इनके निक्षेप ज्यादा हैं। इसी तरीके से जो गैस हैं, जो प्राकृतिक तेल हैं, इनके संसाधन, इनके भंडारण कहां पर हैं, कितनी मात्रा में इनका हम दोहन कर सकते हैं और किस मात्रा में इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों को खोजने में, साथ ही साथ उनका दोहन करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभियांत्रिकी परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास में, जैसे कि बांध का आपको निर्माण करना है, बांध का निर्माण कहां पर किया जाए ताकि भूकंप जैसी संभावनाएं ना आए, ताकि बाढ़ जैसी संभावनाओं को रोका जा सके। तो इसका अनुमान भी जब आप पृथ्वी के गर्भ का, पृथ्वी की तलछटी का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तभी आप बांधों का निर्माण भी सही तरीके से कर पाएंगे। जलाशयों के निर्माण में, सुरंग के निर्माण में, संचार माध्यम आदि के निर्माण में, इस तरीके से आप तकनीकी में भी भूगर्भ शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं पृथ्वी पर जीवों के क्रम विकास में,
भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आप पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की समय सारणी का अध्ययन करते हैं कि आखिर पृथ्वी का वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडे हुई और इतनी ठंडी हो गई कि वह फिर बर्फ का गोला बन गई और अब जब उसका जो टेम्परेचर है वह मानव के रहने लायक किस तरीके से बन गया, किस तरीके से सबसे पहले यहां पर रीढ़ विहीन जो जलीय जीव थे उन्होंने जन्म लिया, फिर यहां पर जो थे रीढ़ युक्त जीवों ने जन्म लिया, किस तरीके से वनस्पति ने जन्म लिया, कौन सी परिस्थिति थी, इन सभी का जब आप विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे तो आप पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके क्रम विकास को भी जानने में आप सक्षम हो जाएंगे और इसका भविष्य में अन्य चीजों को खोजने में, अन्य चीजों के निर्माण में इसका उपयोग आप कर पाएंगे। उसी तरीके से पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में कैसे, आपको पता है कि किस तरीके का वातावरण का निर्माण मानव के लिए फायदेमंद है, पृथ्वी के लिए फायदेमंद है। अर्थात आप उन चीजों को समझकर उनका उपयोग पर्यावरण के अनुसार करेंगे तो जो पर्यावरण में समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की समस्या बढ़ रही है, ओजोन छिद्र की समस्या बढ़ रही है, तो इन समस्याओं से निजात पाने में सहायता मिलेगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संगठन, सेलों के निर्माण एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन में भी इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप इसके माध्यम से इन सभी का भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सेलों का उपयोग आप किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, इनका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसका भी नॉलेज आपको भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन से ही हो जाता है। तो दोस्तों, यदि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और उसका महत्व यदि आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। यदि यह 200 शब्दों में पूछा जाएगा तब भी आप उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और यदि 5 नंबर में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर अलग अलग पूछा जाएगा, या तो इसका महत्व पूछ लिया जाएगा या इसकी परिभाषा या अर्थ पूछा जाएगा। 3 नंबर में इसकी परिभाषा, अर्थ या फिर कोई 3 महत्व लिखने के लिए आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये जो जानकारी हमने एकत्रित की है वह जानकारी आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।